हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज 10 फरवरी है। 10 फरवरी का हम लोग डेली करंट अफेयर पढ़ेंगे। जैसे डेली पढ़ते हैं, ये जो करंट अफेयर होता है किस एग्जाम के पर्पज से होता है। तो कोई भी आप एग्जाम देते हैं जिसमें अगर करंट अफेयर पूछा जाएगा तो उसके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं, करंट अफेयर तो पढ़ते ही हैं, उसका बैकग्राउंड भी देख लेते हैं ताकि अपना स्टैटिक्स भी कंप्लीट होते चले। क्योंकि आजकल एग्जामिनर क्या करता है कि जो भी करंट अफेयर में जारी रहता है उसका स्टैटिक्स पूछ लेता है। बैकग्राउंड जो करंट अफेयर होता है उसका बैकग्राउंड में जाकर वो स्टैटिक्स में क्वेश्चन बना लेता है। तो इसलिए हम लोग को बैकग्राउंड भी उसको देख कर चलना चाहिए। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि आरबीआई ने लगातार छठी बार रेपो रेट की दर कितने प्रतिशत अपरिवर्तित रखा है, ये आपको बताना है। तो 6%, 6.25%, 6.5%, 6.75%, ये आपको बताना है। इसमें से कितना अभी जो है अपरिवर्तित रखा है, कोई भी चेंज नहीं किया है, इसमें से आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर का है कि 6.5% जो पहले था वही अभी फिर से रखा गया है। और ये जो होता है किससे बताया जाता है या कौन सदस्य होते हैं जो ये अपना रेपो रेट को निर्धारित करते हैं। तो आपको याद रखना है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी होता है आरबीआई का, वही ये क्या करता है कि रेपो रेट को बताता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। आपसे पूछ सकता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने लोग होते हैं, तो 6 लोग होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। 3 लोग जो होते हैं आरबीआई की तरफ से होते हैं और 3 लोग जो होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का चेयरमैन कौन होते हैं, तो जो भी अपना आरबीआई का गवर्नर होंगे वही क्या होंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी के चेयरमैन होंगे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का चेयरमैन कौन होंगे, तो जो भी गवर्नर रहेंगे वही होंगे चेयरमैन। तो मतलब कि अभी चेयरमैन कौन है, तो शक्तिकांत दास है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर समझिए कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कोई वोटिंग होता है और वोटिंग होते समय ये मैच जो है टाई हो जाएगा। मान लिया जाए 3 वोट आरबीआई की तरफ से पड़ा, 3 वोट पड़ गया गवर्नमेंट की तरफ से, तो उस समय क्या होगा कि शक्तिकांत दास के पास, मतलब जो चेयरमैन होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, जो अपना आरबीआई का गवर्नर होते हैं, उनको पास दोबारा वोट देने का राइट होता है। और वो वोट क्या हो जाता है, गवर्नर का वोट क्या हो जाता है कि निर्धारित करने वाला वोट हो जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में इतना रखना है मॉनेटरी पॉलिसी से। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी का मेन काम क्या है, तो अपना इन्फ्लेशन को बताना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखना है। इन्फ्लेशन है कितना मॉनेटरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग, तो आपको याद रखना है कि 2 से 6 के बीच में मॉनेटरी मतलब बताता है मॉनेटरी पॉलिसी की 2 से 6% के बीच में इन्फ्लेशन महंगाई होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान में रखना है। वहां पर क्या लिखा हुआ है, तो 4 ± 2% लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है कि 2 से 6% के बीच में इन्फ्लेशन होना चाहिए। तो इस साल जो इन्फ्लेशन हो रहेगा, मुद्रास्फीति रहेगा, मतलब महंगाई रहेगा, कितना रहेगा, तो आपको याद रखना कि 5.4% जो आरबीआई का कहना है कि इस बार रहेगा। और जीडीपी का वृद्धि जो है इस बार कितना रहेगा, तो 6.5% ही रहेगा। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। और इसका जो आरबीआई का गवर्नर है शक्तिकांत दास, ये जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के ये फैसले में ये चीज सारे बताए हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है यहाँ से। ठीक है, आगे हम लोग आरबीआई के बारे में देख लेते हैं, हिस्ट्री कुछ पढ़ लेते हैं आरबीआई के बारे में, क्योंकि पूछ सकता है। तो आरबीआई के फाउंडर अगर पूछे तो ब्रिटिश सरकार था, ब्रिटिश गवर्नमेंट था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये कब फाउंड किया गया था, कब बना था, तो आपको 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में बना था। 1934 के आरबीआई एक्ट के अकॉर्डिंग। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अभी गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास है। और हेडक्वार्टर अभी कहाँ पे है, तो मुंबई महाराष्ट्र इंडिया में है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, प्रारंभ में इसका जो हेडक्वार्टर था कोलकाता में था, लेकिन 1937 में इसको मुंबई कर दिया गया। लेकिन प्रारंभ में अगर जब हम लोग हिस्ट्री इसका पढ़ते हैं, तो जो ये जब बना था आरबीआई, तो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट के तहत क्या था कि ये निजी स्वामित्व वाला एक बैंक था, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए एक काम करता था। लेकिन जब स्वतंत्र हुआ भारत 1947 ईस्वी में, हम लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, तब इसको क्या किया गया कि 1 जनवरी 1949 को इसको राष्ट्रीयकरण करके अपना देश का बैंक बना दिया गया। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा।
भारत में, मालदीव में, थाईलैंड में या ऑस्ट्रेलिया में? तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि आपका ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अपना जो फॉरेन मिनिस्टर है कौन है? डॉक्टर एस जयशंकर ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में 7वें हिंद महासागर सम्मेलन के उद्घाटन के सत्र को संबोधित करेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखना है यहाँ से। और इस सम्मेलन में क्या है कि 22 से अधिक देशों की मंत्री और 16 देशों और 6 बहुपक्षीय संगठन इसमें भागीदारी मतलब अधिकारी इसमें शामिल होने वाले हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इस सम्मेलन का अगर थीम पूछे तो आपको याद रखना कि स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर इसका क्या है कि इस साल का थीम है। ये भी यहाँ से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है या महाराष्ट्र है? ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि समान नागरिक संहिता अपना देश में लाने के लिए भीमराव अंबेडकर भी क्या किए थे कि इसके लिए बहुत कोशिश किए थे, लेकिन हो नहीं पाया था। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा ऐसा राज्य है जो समान नागरिक संहिता है जो लागू किया है, ये आपको बताना है। तो उत्तराखंड इसका जो पहला राज्य है अपना देश का, वो क्या किया है कि समान नागरिक संहिता लागू कर दिया है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और समान नागरिक संहिता में क्या होता है कि आप कोई भी जाति के रहिए, कोई भी धर्म के रहिए, कुछ भी कहीं धर्म मानिए या ना मानिए, लेकिन आप पर क्या होगा कि एक समान कानून लगेगा। जैसे पहले क्या होता था, हम लोग जानते हैं कि जब एक समान नागरिक संहिता जब लागू नहीं होता है तो मुस्लिम के लिए अलग कुछ कानून होता है, हिंदू के लिए कुछ अलग कानून होता है, एससी एसटी के लिए कुछ अलग कानून होता है। तो ये सब क्या है कि सब कुछ हटाकर एक ही कानून बना दे, तब उसको हम लोग समान नागरिक संहिता कानून बोलते हैं। तो ये लागू करने वाला कौन राज्य बन गया है? पहला तो अपना उत्तराखंड बन गया है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। केंद्र सरकार में अभी नहीं है लागू हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए रीज जस्टिस न्यायमूर्ति रंजना पी देसाई के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था। तो आपको याद रखना है कि किसके नेतृत्व में एक गठन किया गया था समिति का, ये पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है रंजना पी देसाई के नेतृत्व में इस समिति का क्या किया गया था कि गठन किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि टाटा समूह की ई कॉमर्स यूनिट टाटा डिजिटल के नए सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये आपको बताना है। तो पहला जो ऑप्शन क्या है कि नवीन तहलियानी है, प्रतीक पाल है, राणा कपूर है या विनय कुमार सिंह है? तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि नवीन तहलियानी है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। जो किसके जगह पर बैठेंगे? तो प्रतीक पाल के जगह पे बैठेंगे। ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है, नवीन तहलियानी है जो क्या है कि प्रतीक पाल के स्थान लेंगे। और ये आपको याद रखना है कि अभी जो नवीन तहलियानी है वो क्या चीज पे काम कर रहे हैं, कहाँ पे मतलब कौन से पोस्ट पे हैं? तो आपको याद रखना कि वर्तमान में टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के सीईओ और एमडी हैं। और ये वाला जो पद है टाटा डिजिटल के सीईओ और एमडी के रूप में कब ये मतलब कि अपना पद संभालेंगे? तो 19 फरवरी से ये पद संभालेंगे। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है इतना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम किसने लॉन्च किए हैं? तो एस जयशंकर ने, पीयूष गोयल ने, धर्मेंद्र प्रधान में या स्मृति ईरानी ने? तो इसमें से कौन है जो है मतलब विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किए हैं? तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका धर्मेंद्र प्रधान। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अपना जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसके जो मिनिस्टर हैं अपना कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान है। वही क्या किए हैं कि ये जो विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम है उसको लॉन्च किए हैं। ये किस लिए लॉन्च किया गया है? तो जो भी बच्चा होता है उसको पढ़ने में प्रॉब्लम होता है, मतलब कि पैसा की उसको कमी होता है, उसको स्कॉलरशिप मिलेगा इसके अकॉर्डिंग, और उसको क्या है कि आगे का पढ़ाई को पूरा किया जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो शिक्षा मंत्री जो अपना एजुकेशन मिनिस्टर है कौन? तो धर्मेंद्र प्रधान है। उसी ने EDCIL के तहत क्या किए हैं कि विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम को लॉन्च किए हैं। और इसके तहत इसका उद्देश्य क्या है ये पूछ सकता है। तो इसके तहत क्या होगा कि जिसके पास अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए पैसा नहीं है उसको स्कॉलरशिप मिलेगा। और ये जो विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप ये चलता है। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा जो है उसने हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किए हैं, ये आपको बताना है। तो साथी पोर्टल है, रक्षक पोर्टल है,
सारथी पोर्टल है या सृजन पोर्टल है? तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि सारथी पोर्टल जो है अपना जो कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा है वो लॉन्च किए हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये किस लिए लॉन्च किया गया है? तो जो भी अपना मतलब हम लोग जानते हैं कि किसानों को फसल बीमा दिया जाता है, तो उसके राहत के लिए उसको मतलब कैसे पता चलेगा, किस ऐप से पता चलेगा? तो उन्हीं के लिए एक क्या है कि सारथी पोर्टल लॉन्च किया गया है कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो हाल ही में जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसके सहित बीमा उत्पादों के लिए सारथी पोर्टल को लॉन्च किया गया है और फसल बीमा से संबंधित शिकायतों को समाधान करने के लिए कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्प नंबर भी लॉन्च किया गया है। तो हेल्प नंबर अगर पूछे तो आपको बताना क्या है कि 14447 मतलब 14447, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ओल्जास बेक्टेनोव जो है किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो कजाकिस्तान का, उज्बेकिस्तान का, आर्मेनिया का या ग्रीस का? तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि कजाकिस्तान का जो है ये नए प्रधानमंत्री के रूप में इनको चुना गया है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। किनको? तो ओल्जास बेक्टेनोव का, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, मध्य एशिया के जो देश है कजाकिस्तान, उसका जो राष्ट्रपति है चीफ ऑफ स्टाफ ओल्जास बेक्टेनोव को अभी देश का नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए हैं। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। 43 साल के बेक्टेनोव इससे पहले क्या थे? तो भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी का प्रमुख रह चुके हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कजाकिस्तान जो है एक मध्य एशिया का देश है और पहले जो ये था सोवियत संघ का एक भाग था, ये भी बात आपको ध्यान में रखना। और इसका जो अभी राजधानी कहाँ पे है? तो अस्थाना है, ये भी आपको याद रखना है। पहले जो इसका राजधानी था नूर सुल्तान था, लेकिन अभी इसका राजधानी कहाँ पे है? तो अस्थाना है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। इसका अगर हम लोग मैप देख लें तो किससे किससे बाउंड्री टच करता है, तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि ये जो है कैस्पियन सी से बाउंड्री टच करता है, अरल सी से बाउंड्री टच करता है, और एक जो ये याद क्या रखना है कि लेक वोल्खास जो है सिर्फ और सिर्फ किस में है? तो आपको याद रखना है कजाकिस्तान ही उसके चारों तरफ है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे हम लोग जब इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा कंट्री इसका बाउंड्री टच करता है, तो पहले तो आपका रसिया बाउंड्री टच करता है, उज्बेकिस्तान करता है, इधर से तुर्कमेनिस्तान करता है, इधर से आपका किर्गिस्तान करता है, इधर से चाइना करता है, यहाँ से ये जो आपका मंगोलिया है, लेकिन ये मंगोलिया बाउंड्री टच नहीं करता है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ये रसिया और चाइना के क्या हो जाता है कि बीच में पड़ जाता है। ठीक है, तो ये आपका मंगोलिया बाउंड्री टच नहीं करता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है यहाँ से। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को अभी जो है भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, ये अपने इंडियन गवर्नमेंट बोल दिया है। तो ये किस क्षेत्र से प्रसिद्ध व्यक्ति थे, ये बात आपको बताना है। कृषि के क्षेत्र में थे, पत्रकारिता में, अभिनव में या चिकित्सा में? तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि एम.एस. जो स्वामीनाथन जो थे कृषि के क्षेत्र में क्या थे कि ये प्रसिद्ध व्यक्ति थे, और यही जो थे क्या थे कि भारत के हरित क्रांति लाने वाले थे, ये भी बात आपको याद रखना है। मतलब कि हरित क्रांति का जनक अगर पूछे, ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक पूछ ले, फादर पूछ ले, तो आपको किनको बारे में बताना है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का, ये बात आपको ध्यान में रखना है। 1925 में इनका जन्म हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। और 1960 के दशक में इनके द्वारा क्या है कि ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था, और जो सबसे पहले कहाँ पे किस राज्य में ये शुरू हुआ था? तो आपका पंजाब राज्य में शुरू हुआ था, और आंध्र प्रदेश में, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। पंजाब से ये शुरू किया गया था, ये बात आपको याद रखना है। और इनको जो है अभी भारत रत्न देने के लिए भारत का सर्वोच्च जो नागरिक पुरस्कार है वो देने का घोषणा किया गया है अपने केंद्र सरकार के द्वारा, ये भी बात आपको याद रखना है। इनको तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ इनको मिलने वाला है। तो अपने जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं पी.वी. नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह, और साथ ही साथ हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ये तीनों को भारत रत्न देने की घोषणा किया गया है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इनका जन्म अभी बताएं कि 7 अगस्त 1925 में तमिलनाडु में हुआ था, और ये जो है पहले क्या क्या पद पे रह चुके हैं? तो आपको याद रखना कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का महानिदेशक के रूप में रह चुके हैं, और भारत सरकार के कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के सचिव भी रह चुके हैं। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? न्यू दिल्ली में किया जाएगा, दुबई में, लंदन में या पेरिस में? तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि दुबई में किया जाएगा,
ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसमें 25 से अधिक देशों का प्रमुख या प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे और साथ ही साथ इसमें तुर्की अब इसका नाम हो गया तुर्की का, और भारत और कतर इसमें गेस्ट कंट्री के रूप में इन तीनों को आमंत्रित किया गया है। तो ये भी बात आपको याद रखना है। अब भारत की ओर से कौन इस सम्मेलन में भाग लेंगे, तो अपने जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो इस सम्मेलन में भाग लेंगे। और इस वर्ष का इसका थीम क्या है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का, तो आपको याद रखना कि भविष्य की सरकारों को आकार देना। तो ये बात आपको याद रखना है। ये जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट होता है किस पर्पज से होता है, तो अपने पूरे वर्ल्ड में लोगों पर जो अत्याचार हो रहा है उससे बचाना लोगों को, और साथ ही साथ क्या है कि जो डेमोक्रेसी है उसको बचा के रखना, उसका हत्या नहीं होने देना। इसके लिए ये मेन पर्पज से जो है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट को लाया जाता है। तो ये बात आपको याद रखना है। जो इस बार कहाँ पर किया जाएगा, तो दुबई में किया जाएगा। 12 से 14 फरवरी के बीच में ये आयोजन होगा। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष कौन है? रामनाथ कोविंद है, मोहम्मद हामिद अंसारी हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह है या अमिताभ कांत है? तो इसका जो सही उत्तर क्या है, रामनाथ कोविंद है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। सितंबर जो है 2023 में वन नेशन वन इलेक्शन समिति का इनके अध्यक्षता में समिति बनाया गया था। तो आपको याद रखना है रामनाथ कोविंद के अध्यक्षता में ये समिति बनाया गया था, समिति का गठन किया गया था। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष जो है रामनाथ कोविंद है, और वो जो अभी क्या किए हैं कि नई दिल्ली में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं अठावले और आम आदमी पार्टी के सदस्यों के साथ क्या किए हैं कि परामर्श किए हैं, बैठक किए हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। सितंबर 2023 में केंद्र सरकार ने पूर्व जो अपने राष्ट्रपति हैं कौन, रामनाथ कोविंद, उनके नेतृत्व में इस समिति का गठन किया गया था। वन नेशन और वन इलेक्शन का गठन क्यों किया जा रहा है, क्यों गवर्नमेंट करना चाहता है? तो इससे क्या होगा कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा तो सारा जो मतलब अभी जो कंट्री में कितना राज्य है और कितना यूनियन टेरेटरी है, तो 28 राज्य है और 8 यूनियन टेरेटरी है और केंद्र है एक। तो केंद्र और क्या होगा कि राज्यों में और यूनियन टेरेटरी में एक बार इलेक्शन कराने की ये जो है गवर्नमेंट चाहता है। इससे फायदा क्या होगा कि जितना भी जो है पैसा बार बार खर्च होता है, हम लोग देखते हैं कि कभी न कभी हर साल कहीं यहाँ पर इलेक्शन होते रहता है, कभी बिहार में हो रहा है तो कभी यूपी में हो रहा है तो कभी महाराष्ट्र में हो रहा है तो कभी आंध्र प्रदेश में हो रहा है। तो इससे लगता है कि कहीं ना कहीं हर समय इलेक्शन ही चलते रहता है, और जिससे क्या होता है कि अपना केंद्र सरकार और भी जो गवर्नमेंट में जो भी आदमी होता है वो अपना पार्टी के ही सपोर्ट में रहता है हर समय, और लोगों को भला या बुरा नहीं कर पाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो उसके लिए क्या होगा कि एक बार अगर इलेक्शन हो जाएगा तो 5 साल के बाद होगा, तो उसके बीच में बार बार इलेक्शन नहीं आएगा। तो ये तो पहले मानसिकता हट जाएगा कि अभी बीच में कोई इलेक्शन नहीं है। और साथ ही साथ हम लोग जानते हैं कि जब बार बार इलेक्शन आता है तो उस समय क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो अपने जो फोर्स हैं उनको ले जाना पड़ता है, ईवीएम को इधर उधर ले जाना पड़ता है, अधिकारी को, और स्कूल भी बंद किया जाता है और भी प्रॉब्लम होता है। तो इससे क्या होगा कि अगर एक बार इलेक्शन हो जाएगा तो एक ही बार पुलिस जाएगा, एक ही बार फोर्स जाएगा, ईवीएम जाएगा, एक ही बार स्कूल बंद होगा और सारा के सारा इलेक्शन एक ही बार खत्म हो जाएगा और अगले फिर 5 साल के बाद होगा। तो इससे ये फायदा हो सकता है। ठीक है, तो इसी के पर्पस के लिए केंद्र सरकार जो कह रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। ठीक, ऐसे भी 1965 तक तो लगातार क्या हुआ था कि एक वन नेशन वन इलेक्शन की तरह ही काम किया, लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा कि कहीं पर कोई राज्य में गवर्नमेंट टूटा और फिर वो जो है बिखर गया, और अब जो है क्या है कि वन नेशन वन इलेक्शन नहीं हो पाता। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।